नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे लेकर पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल असम में जारी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान ईवीएम को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी नेता की कार से ईवीएम बरामद होने के बाद बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल सत्ताधारी बीजेपी सरकार से लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही विपक्ष से लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। असम की बराक घाटी में गुरुवार को चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि ईवीएम से जुड़ी 2 अलग-अलग घटनाओं के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसमें एक घटना करीमगंज जिले के पाथरकंडी विधानसभा सीट में सामने आई, जहां बीजेपी नेता कृष्णेंदु पॉल से जुड़ी कार में कथित तौर पर ईवीएम रखे जाने पर हिंसा भड़क गई। इससे स्थानीय लोगों में तनाव पैदा हो गया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा से विधायक उम्मीदवार पॉल की कार में ईवीएम होने का दावा किया गया, जिसके बाद इस पूरे विवाद ने जोर पकड़ लिया। वीडियो में कुछ लोग कार को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की जीप के अंदर ईवीएम रखी हुई है। वीडियो में लोग यह कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि यह जीप कृष्णेंदु पॉल की है। तो वहीं ईवीएम मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की गाड़ी में खराबी की वजह से बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम को सही सलामत पहुंचाने में मदद ली गई थी। तो वहीं इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिन्होंने ईवीएम ले जाने वाली कार को रोका था। आपको बता दें कि पिछली रात असम में पथरकंडी विधानसभा के एक कार में ईवीएम मशीन मिली, जिसे रोककर लोगों ने कहा कि यह कार चुनाव आयोग की नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर एक बार फिर पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, शशि थरूर समेत कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाई जाती है। अप्रत्याशित रूप से उसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवार या उनके साथियों से जुड़ी होती है। वहीं वीडियो एक घटना के रूप में सामने आती है और फिर झूठ बताकर खारिज कर दी जाती है। इस पूरी घटना की भनक जब चुनाव आयोग को लगी तो चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर जाकर पड़ताल की। शुरुआती पड़ताल में पता चला कि जिस गाड़ी से ईवीएम लाई गई वह बीजेपी विधायक उम्मीदवार की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटना के बाद जब ईवीएम मशीन की जांच की गई तो पता चला कि वह पूरी तरह से सील बंद और सुरक्षित है और उनके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हुई। साथ ही चुनाव आयोग ने परिवहन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। साथ ही पीओ और अन्य 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि ईवीएम सील बंद पाई गई है, लेकिन पोलिंग संख्या 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। देश में जहां एक तरफ चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार की कार से मिली ईवीएम मशीन बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या इसी तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रही है? सवाल यही कि क्या देश में
बेहतर लोकतंत्र की कामना की जा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में जैसे जैसे एक एक चरण बीतता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अमित शाह जहां ममता बनर्जी को निशाने पर लिए हुए हैं, वहीं ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को नसीहत दी है कि वो अमित शाह को कंट्रोल में रखे। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह ने कूच बिहार के सीतलकुची में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी 3T मॉडल पर सरकार चला रही हैं, तानाशाही, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, जबकि मोदी जी 3V पर सरकार चलाते हैं, विकास, विश्वास और व्यापार। इन 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि कल तय हो गया कि वो नंदीग्राम से हार रही हैं। बता दें कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को हुआ। इस दौरान नंदीग्राम में वोट पड़े। ये इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है। यहाँ से ममता के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी मैदान में है। शुवेंदु पहले टीएमसी में ही थे। पिछले साल दिसंबर में वे बीजेपी में शामिल हुए। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि उनके मन में भतीजे की चिंता है। वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती हैं और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं। दीदी को उत्तर बंगाल की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ना कनेक्टिविटी, ना सड़क, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, लेकिन तंबाकू का रेट किसानों को अच्छा मिले, इसके लिए भी दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी ने उत्तर बंगाल में हमेशा अन्याय किया है, इसलिए दीदी आपसे डरती हैं। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि कल नंदीग्राम में तय हो गया कि वो वहां से हार रही हैं। बाद में उनके सलाहकार ने उनसे पूछा कि आप कहां लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के अलावा कहीं से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताएंगे। शाह ने कहा कि उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, आप एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दें, उत्तर बंगाल से इस राजनीतिक हिंसा को भाजपा हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। यदि हम सरकार बनाते हैं तो आपका विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम आपके विकास के लिए उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को 2000 करोड़ रुपए देंगे। नारायणी सेना को श्रद्धांजलि देने के लिए राजवंशी युवाओं की एक बटालियन भी बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने दावा किया कि वे नंदीग्राम से जरूर जीतेंगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी से कहना चाहती हैं कि पहले अपने गृह मंत्री को नियंत्रित करें, फिर हमें नियंत्रित करने का प्रयास करें। मैं आपकी पार्टी की सदस्य नहीं हूं। आप मुझे दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव देंगे, नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी समेत अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। ममता ने तो यहां तक कह दिया कि इतना खराब और अव्यवस्थित चुनाव उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम कुरैशी का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के पहले मशहूर फिल्म अभिनेता व बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने फुरफुरा शरीफ में बीजेपी प्रत्याशी विमान घोष के लिए हुगली जिले में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जो उनको देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी थी।
रोड शो के दौरान उन्होंने कहा पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ये झूठ था। अब एक बदलाव होगा, कोई दंगा या हिंसा नहीं होगी, ये बीजेपी का आदर्श वाक्य है। बता दें कि फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके पहले मिथुन को टीएमसी ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर राजनीति से दूरी बना ली थी। बता दें बंगाल चुनाव में लगातार बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं नंदीग्राम सीट लगातार केंद्र में बनी हुई है, जहां से शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि अगर नंदीग्राम सीट पर ममता हार गई तो समझ लो पूरे बंगाल में हार गई। खैर ये तो 2 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। भारी हिंसा के बीच मतदाताओं ने जमकर अपने मतों का प्रयोग किया। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर तो टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वही नजारा देखने को मिला जिसके लिए ये कुख्यात और विख्यात दोनों है। सूबे की 30 विधानसभा सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। उधर असम में 75% से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। यहां दूसरे चरण में 39 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए। सूबे के 13 जिलों में वोटिंग में 345 प्रत्याशियों के भाग्य का मतदाताओं ने फैसला कर दिया है। गौरतलब है कि बंगाल व असम में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। 6 अप्रैल को ही पुडुचेरी, केरल व तमिलनाडु में वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक हत्या, प्रत्याशियों पर हमले, सियासी दलों में संघर्ष, बूथों में गड़बड़ी, मतदाताओं व पोलिंग एजेंटों को डराने, धमकाने व मारने पीटने, लोगों को प्रभावित करने के लिए रुपए बांटने जैसी घटनाओं के बीच बंगाल के 4 जिलों पूर्वी व पश्चिमी मेदिनीपुर, बाकुंडा व दक्षिणी 24 परगना की 30 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में 80% से ज्यादा मतदान हुआ। 2016 के चुनाव में यहां कुल 87.48% वोट पड़े थे। गौरतलब है कि यहां से भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से है। दो घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। आप क्या कंप्लेन करेंगे इसके खिलाफ? वोटिंग कंप्लीट होने दीजिए। उन्होंने कहा कि 80% बोगस वोटिंग हुई है बॉयला प्राइमरी स्कूल में। बॉयल प्राइमरी स्कूल में वोटर को अपमान कर रहा है, वोटर को अपमान कर रहा है, वोटर्स को अपमान कर रहा है। पहले दिन से नंदीग्राम का लोग को अपमान करना उसकी आदत में पड़ गई। वो जो चोट आया एक्सीडेंट में, उसकी लेकर भी एक ही इल्जाम लगाया। गवर्नर को भी कॉल कर दिया उन्होंने। अरे गवर्नर ऑनरेबल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करता है, गवर्नर और राष्ट्रपति नहीं। चढ़ते पारे के साथ हिंसक वारदात भी बढ़ती चली गई। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर के दादपुर अंचल में तृणमूल कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोप भाजपा पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। नंदीग्राम के 1 नंबर ब्लॉक में भाजपा कार्यकर्ता का उसके घर में फंदे से लटकता शव मिला।
उसके परिजनों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के डराने धमकाने से दबाव में आकर उसने ये कदम उठाया। नंदीग्राम के ही भेकुटिया इलाके के 28 नंबर बूथ में उदय शंकर दुबे का शव बरामद हुआ है। वहीं नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। इस तरह भारी हिंसा के बीच भी मतदाताओं ने लोकतंत्र को जिता दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो जहां एक और देश में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारियां तेज हो चली है। लेकिन उससे पहले कई राज खुलते जा रहे हैं। मुख्तार इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। जांच करवाने के लिए मुख्तार जिस एम्बुलेंस से आया था वो बुलेट प्रूफ तो थी ही, साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर सब कुछ फर्जी था। अब इस पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। पंजाब के रोपड़ जेल में पेशी के लिए लाए जाते समय इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में मऊ जिले की चिकित्सक डॉक्टर अलका राय के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। ये एम्बुलेंस माफिया मुख्तार अंसारी इस्तेमाल कर रहा था। मामला सुर्खियों में आने के बाद जब पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर जांच करने लगा तो पता चला कि एम्बुलेंस का जो पंजीकरण था वहां और यहां पर संचालित अस्पताल सब फर्जी निकला। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने इस मामले में केस दर्ज करने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दी। सीओ सिटी सीमा यादव ने बताया कि एम्बुलेंस मामले में मऊ जिले की चिकित्सक डॉक्टर अलका राय समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि मऊ जिले का रहने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी काफी दिनों से पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। प्रदेश सरकार उसे वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को लेने यूपी की पुलिस पंजाब गई थी। वहीं से पेशी पर पहुंचे मुख्तार ने बाराबंकी जिले की पंजीकृत निजी एम्बुलेंस जिसका नंबर यूपी 41 AT 7171 है उसका प्रयोग किया था। इसकी भनक लगने के बाद सरकारी अमला बाराबंकी में सतर्क हो गया था। मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद हलचल तेज हो गई। एआरटीओ कार्यालय में एम्बुलेंस का पता डॉक्टर अलका राय 56 श्याम सन अस्पताल रफी नगर बाराबंकी के नाम से दर्ज था, जो हकीकत में कई वर्षों से है ही नहीं। पुलिस ने इस पते पर पहुंचकर जांच की लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पूरे दिन सरकारी अमला गुपचुप तरीके से मुख्तार के इस कनेक्शन की तलाश में जुटा रहा। उधर एआरटीओ कार्यालय में इसके कागजात निकालकर छानबीन की गई जिसमें पाया गया कि इसका पंजीकरण 13 दिसंबर 2013 को हुआ था और 1 फरवरी 2016 से एम्बुलेंस का फिटनेस नहीं है और जनवरी 2017 से इसका इंश्योरेंस भी नहीं कराया गया है। वहीं एम्बुलेंस की मालकिन डॉक्टर अलका राय मऊ जिले की निवासी बताई गई हैं। 20 जनवरी 2020 को इसका नोटिस एआरटीओ द्वारा डॉक्टर अलका राय को भेजा गया था। वहीं सीएमओ कार्यालय में इस नाम के किसी भी अस्पताल का पंजीकरण नहीं पाया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने वाली एम्बुलेंस सवालों के घेरे में है। हर कोई उसी की चर्चा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस को लेकर कई राज्यों से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को चंडीगढ़ में बुलेट प्रूफ बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी जिस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में सवार होता है उसे उनका गुर्गा सलीम चलाता है, जो मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। सलीम का बड़ा भाई प्रिंस खान कुख्यात अपराधी था जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। एम्बुलेंस में मुख्तार के साथ हथियारों से लैस उसके गुर्गे सवार रहते हैं।
और मुख्तार के पास सैटेलाइट फोन तक होता है। ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि माफिया का चलता फिरता किला है। तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाने को लेकर चर्चा गर्म है, तो वहीं अब मुख्तार की एम्बुलेंस पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।